हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th जीव विज्ञान का उत्सर्जित पदार्थ एवं उसका निष्कासन का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और सभी क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? चलिए आप लोग बताइए तो, मानव वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई और विलाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। हम लोगों को पता है क्या कि मानव वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव का जो शरीर है उसमें यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में, हृदय में और फेफड़ा में। तो देखिए यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यानी कि ऑर्निथिन साइकिल चलता है यकृत में और वहीं से अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट होता है, यानी कि अमोनिया से क्या होगा? यूरिया बन जाता है। इसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं और यह कार्य होता है यकृत में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर बताते हैं ये क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, बॉमेन संपुट शरीर के किस अंग का हिस्सा है? यानी बॉमेन्स कैप्सूल जो है शरीर के किस अंग का हिस्सा है? मस्तिष्क का, हृदय का, वृक्क का, अग्नाशय का। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। क्या होगा? वृक्क। सब कॉपी में उतारते जाएगा क्वेश्चन सब उतारते हुए जाओ। चलिए 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 3 का आंसर नंबर सी, वृक्क होता है। वृक्क के अंदर ही पाया जाता है बॉमेन्स कैप्सूल। ये हो गया हमारा बॉमेन्स कैप्सूल, ये होता है वृक्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया को यूरिया में बदलने का चक्र ऑर्निथिन साइकिल कहाँ संपन्न होता है? यकृत में, वृक्क में, आंत में, प्लिया में। तो बताइए कहाँ पे होता है ऑर्निथिन साइकिल? अभी तुरंत बताएं कि अमोनिया से यूरिया में बदलने वाला ऑर्निथिन साइकिल जो है वो यकृत में होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर ए, यकृत। यकृत हमारा जो लीवर है इसी में ऑर्निथिन साइकिल चलता है, यानी कि यहाँ पे बदला जाता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि मूत्र का रंग जो पीला दिखाई देता है वो किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन है बिलिरुबिन, यूरोक्रोम, हीमोग्लोबिन और मेलेनिन। चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूरोक्रोम के कारण, यानी यूरिन का कलर जो है पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो है यूरिन कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेफ्रॉन के किस भाग में जल का सर्वाधिक पुनर्अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन होता है? कहाँ पे जो है जल का ज़्यादा अवशोषण होता है ये बताना है नेफ्रॉन में। तो ये होता है, ऑप्शन है हेनले का लूप, समीपस्थ संवलित नलिका जिसको पीसीटी बोलते हैं, दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी बोलते हैं और संग्राहक नली। तो सबसे ज़्यादा जो है नेफ्रॉन में जल का अवशोषण जो है वो पीसीटी में होता है। कहाँ होता है? पीसीटी में, यानी समीपस्थ संवलित नलिका। समीपस्थ संवलित नलिका। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हेनले का लूप यानी लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? हेनले का लूप का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से, मूत्र का सांद्रण से, पाचन से, श्वसन से। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूत्र का सांद्रण। जो हमारा यूरिन है, यूरिन का और सांद्रित करता है, 4 से 5 गुना सांद्रित कर देता है हमारा लूप ऑफ हेनले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी, मूत्र का सांद्रण करता है, वो मूत्र का कॉन्सेंट्रेटेड करता है ताकि हमारे अंदर से जल का जो उत्सर्जन यानी कि जल का निष्कासन जो है वो कम हो सके।
इसीलिए उसको कंसंट्रेटेड किया जाता है लोप ऑफ हेनले के मदद से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैलपिगियन कनिका यानी मैलपिगियन कॉर्पसल्स किन से मिलकर बनती है, यानी कह रहा है मैलपिगियन कनिका जो है किन से मिलकर बनती है। अब बताइए किन किन चीज़ से मिलकर बना होता है। ऑप्शन है बोमेन संपुट और हेनले का लूप, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, पीसीटी और डीसीटी, ग्लोमेरुलस और पीसीटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। क्योंकि हम लोग को पता है कि ये नेफ्रॉन का फिगर बनाए हैं, इस प्रकार से होता है, यहाँ होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये बोमेन संपुट है, ये दोनों मिल जाता है तो इसको क्या कहते हैं, मालपिगियन कैप्सूल या मालपिगियन कनिका, मालपिगियन कॉर्पसल्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोनियम एडीएच, इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, यानी किस ग्रंथि से एडीएच जो है बाहर निकलता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलिए कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि जब जो है हमारे अंदर हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि के पास एक्टिवेट कर देता है उसको और कहता है कि आप एडीएच निकालिए, एडीएच निकालना स्टार्ट कर देता है, वेसोप्रेसिन निकालना स्टार्ट कर देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या आ जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10, पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, बताइए पोडोसाइट की कोशिका कहाँ पाई जाती है, पोडोसाइट की कोशिका कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है बोमेन संपुट के भीतरी दीवार में, हेनले के लूप में, रक्त कोशिकाओं में और यकृत में। तो देखिए हमने पढ़ा है ये हमारा हो गया बोमेन संपुट और यहाँ पर एक दीवार होता है, ये जो दीवार प्रेजेंट है यहीं पे पाया जाता है पोडोसाइट सेल और स्लिट पोड प्रेजेंट होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर होगा बोमेन संपुट की भीतरी दीवार में पाया जाता है कौन, पोडोसाइट कोशिका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पक्षियों और सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यानी कि जितने भी पक्षी है सरीसृप है तो इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और एमिनो। देखिए पक्षी सब जो है वो अपना वेस्ट जो है पेस्ट के रूप में एक छोटा सा मात्रा में बाहर निकालता है जो कि यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है यूरिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो जितने भी पक्षी है सरीसृप है वो यूरिक अम्ल के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ को निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स किसमें उत्सर्जन का कार्य करती है, यानी कि ज्वाला कोशिका जो है वो किसमें उत्सर्जन का कार्य करता है। तो ये किसमें करता है बताइए, ये करता है प्लेनेरिया में, किसमें करता है प्लेनेरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। चलिए आंसर क्या हो जाएगा प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेनेरिया, यानी ज्वाला कोशिका जो है किसमें उत्सर्जन का कार्य करता है, प्लेनेरिया में। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कॉकरोच यानी तिलचट्टा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, बताइए कॉकरोच में जो है, कॉकरोच जो तिलचट्टा है उसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। मैलपिगियन नलिका, नेफ्रेडिया, ग्रीन ग्रंथि, वृक्क। चलिए आपको देते हैं पूरे 1 मिनट का समय, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है कमेंट बॉक्स में। और जो इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बताइए क्या होगा इसका आंसर कॉकरोच में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैलपिगियन नलिका, क्या हो जाएगा मैलपिगियन नलिका, यानी कि मैलपिगियन नलिका से जो है कॉकरोच यानी तिलचट्टा जो है उत्सर्जन का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मूत्रण यानी मिक्सचुरेशन की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मिक्सचुरेशन की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। कहते हैं केवल ऐच्छिक तंत्रिका, केवल अनैच्छिक तंत्रिका, अकेंद्रीय तंत्रिका, यकृत।
इसको नियंत्रित कौन करता है? ये करता है केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर नंबर सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अधिक आ रही है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है यूरेमिया, ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया, हीमेटो यूरिया। इसका आंसर बताइए क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अधिक आ रही है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ग्लाइकोज यूरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस जो कि कृत्रिम वृक्क मशीन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है यूरेमिया, पीलिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप। तो हेमोडायलिसिस का उपयोग किस बीमारी में करते हैं? चलिए इसका उपयोग जो है, हेमोडायलिसिस का उपयोग हम करते हैं यूरेमिया बीमारी में। किस बीमारी में? यूरेमिया बीमारी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर नंबर ए, यूरेमिया। यूरेमिया जब वृक्क खराब हो जाता है और उसमें यूरिन में जो है बहुत सारी मात्रा में यूरिया जमा होने लगता है, यानी कि ब्लड में यूरिया जमा होने लगता है, तब उस कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं। तब हमें हेमोडायलिसिस का कार्य करना पड़ता है, कृत्रिम वृक्क का उपयोग करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। रक्त से यूरिया को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण, स्रावन, उपयुक्त में से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रक्त से यूरिया को छानना है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा हार्मोन वृक्क नलिकाओं द्वारा सोडियम और जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है? बताइए कौन सा वो हार्मोन है वो सोडियम और जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ा देता है? तो रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बताइए आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा आंसर। आंसर नंबर बी, एल्डोस्टेरोन। क्या होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये क्या करता है? सोडियम और जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ा देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पसीने यानी स्वेट के माध्यम से मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन होता है? बताइए हम जो पसीना निकालते हैं उसमें किस चीज़ का उत्सर्जन होता है? यूरिक अम्ल का, जल और NaCl का, यूरिया का, सीबम का। चलिए जब पसीना निकलता है आप लोग देखे होंगे कि पसीना का एक बूंद जो है आपके जीभ में भी गया होगा, मुंह में भी गया होगा। आपने देखा होगा स्वाद नमकीन टाइप का होता है, यानी कि पसीना से क्या क्या निकलता है? जल निकलता है और NaCl निकलता है और थोड़ी सी मात्रा में यूरिया भी निकलता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, जल और NaCl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बस दिल थाम के बैठिए, अभी क्वेश्चनों का भरमार लग जाएगा। JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर उपकरण किसका स्राव करता है जब रक्तचाप कम हो जाता है? कहता है जब रक्तचाप कम हो जाएगा तब JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कौन सा हार्मोन निकालता है? कौन सा हार्मोन? ऑप्शन है रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, ADH, एल्डोस्टेरोन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर रेनिन होगा। और रेनिन निकलता है और रक्तचाप को बढ़ा देता है। जब रक्तचाप कमेगा तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करेगा? रेनिन हार्मोन निकालेगा और रेनिन हार्मोन क्या करता है? रक्तचाप को बढ़ा देगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक स्वस्थ मनुष्य की गुच्छे निस्पंदन दर GFR प्रति मिनट कितनी होती है? प्रति मिनट बताइए GFR रेट कितना होता है? 50 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। तो GFR रेट जो होता है, GFR रेट होता है 125 ml, यानी 1 मिनट में जो निस्यंदन निकलेगा 125 ml निकाल पाएगा। और अगर पूछता है तो कितना ब्लड का जो मात्रा
1 मिनट में छान देगा तो 1100 से 1200 ml जो है वो छान देता है। और GFR रेट कितना होता है 125 ml। और ये टोटल यानी एक दिन का अगर बात करते हैं गुच्छिया निस्पंदन दर मतलब कितना हो जाएगा गुच्छिया निस्पंदन, तो वो 180 लीटर हो जाता है। तो आपका GFR रेट बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 ml। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितना लीटर गुच्छे निस्पंदन फिल्ट्रेट बनाता है? अभी तुरंत बताएं कितना बनाता है, बताइए तो। 180 लीटर। टोटल क्या हो जाएगा इसका आंसर 180 लीटर। अब बताइए जब हमें 1 मिनट का दे दिया है 125 ml, तो हम नहीं निकाल सकते हैं पहले 1 मिनट का दिया है तो हम 1 घंटा का निकाल लेंगे, 60 से गुना कर देंगे। और 1 घंटा का निकल गया, हमें टोटल 24 घंटा का निकालना है तो इसको गुना कर देंगे 24 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 180 लीटर। 180 लीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर यानी ANF का स्राव कहाँ से होता है? बताइए तो, क्लास में बताए हैं। ऑप्शन है वृक्क, यकृत, हृदय और फेफड़ा। देखो क्या होता है, जब हमारा जो है ब्लड प्रेशर अधिक हाई हो जाता है तो उसको कम करने के लिए जो ANF नाम का एक फैक्टर निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, और वो निकलता है हृदय के आलिंद भित्ति से। कहाँ से निकलता है? हृदय के आलिंद भित्ति से। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, हृदय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हृदय से, हार्ट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसका आंसर जो है आपको पता है आप कमेंट में देते जाइए। कहता है वृक्क में बनने वाली पथरी मतलब रीनल कैल्कुलाई मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? नहीं सुना है कि पथरी हो गया है, तो वो पथरी नहीं होता है, वो जो है एक चीज़ का बना होता है। वो कौन सा चीज़ है? देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल। इसमें से बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो वो जो पथरी जो बनता है, रीनल कैल्कुलाई जो बनता है, वो बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। कैल्शियम ऑक्सलेट का किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, समीपस्थ संवलित नलिका मतलब PCT का भीतरी परत में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है? यानी कह रहा है PCT में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है जिसके कारण अधिक अवशोषण होता है? इसके लिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है हमारा सल्की उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक, घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला और पक्षमावी उपकला। तो उसमें पाया जाता है घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला ऊतक। घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला ऊतक पाया जाता है, यानी कि उनकी जो कोशिका होगी इस प्रकार से घनाकार होगी, उसमें केंद्रक प्रेजेंट होगा और ऊपर में पाया जाएगा ब्रश बॉर्डर जो है ऐसी संरचना देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं घनाकार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कहाँ पाया जाता है? हमारे PCT में, ताकि अवशोषण की क्रिया ज़्यादा हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 है झींगा, जिसको प्रॉन बोलते हैं, जिसको इचना मछली बोलते हैं, जैसे क्रस्टेशियन जीवों में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? इसका कौन सा उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा ये अपना अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं? ऑप्शन है नेफ्रिडिया, ज्वालाकोशिका, ग्रीन ग्रंथि और वृक्क। बताइए इसका कमेंट में आंसर बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रीन ग्रंथि, ग्रीन ग्लैंड, जिसको क्या कहते हैं एंटेनल ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, वृक्क शिरा, वृक्क धमनी। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ। इसका आंसर हो जाएगा अपवाही धमनिका, एफरेंट आर्टेरियोल, अपवाही धमनिका। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रक्त में यूरिया का अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होना क्या कहलाता है? यानी कह रहा है रक्त में जो है बहुत सारा यूरिया जमा हो जाएगा, तब उस कंडीशन को आप क्या कहिएगा? यूरेमिया, हिमेट यूरिया, पीलिया और कीटोन यूरिया। देखो यूरिया जमा हो रहा है तो यूरेमिया हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यूरेमिया। यूरेमिया। ग्लूकोज जमा होगा तो ग्लूकोज यूरिया बोलेंगे उसको। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। वासा रेक्टा। वासा रेक्टा किन नेफ्रॉन में अनुपस्थित होता है या अत्यधिक कम विकसित होता है? या तो अनुपस्थित होगा या कम विकसित होगा। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन या दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, ये वाला क्लास में बताए हैं, क्लास में सभी को बताया गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? या तो आपका जो ये वासा रेक्टा अनुपस्थित होगा या अत्यधिक कम विकसित होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मूत्र में कीटोन बॉडीज का पाया जाना किस रोग का प्रमुख संकेत है? अगर मूत्र में कीटोन बॉडी होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया, वृक्क विफलता, डायबिटीज मेलाइटस और रक्त का जो है उच्च रक्तचाप। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, डायबिटीज हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हेनले लूप की आरोही भुजा असेंडिंग लिम्ब किसके लिए पारगम्य होती है? बताइए। असेंडिंग लूप, हेनले लूप का दो गो भुजा होता है, एक ऊपर से नीचे आता है, एक नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जो ऐसे जा रहा है सीधा, उसको बोलते हैं आरोही, और इधर वाला अवरोही। अवरोही में पता है ये जो है जल के लिए पारगम्य होता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपारगम्य होता है। लेकिन आरोही वाला भुजा जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? विद्युत इलेक्ट्रोलाइट के लिए पारगम्य होता है, यानी उससे NaCl निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा, विद्युत अपघटयों यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये पारगम्य होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, हेनले लूप की अवरोही भुजा, हेनले लूप की अवरोही भुजा डिसेंडिंग लूप किसके लिए पारगम्य होती है? बताना है ये किसके लिए पारगम्य होती है डिसेंडिंग लूप। तो किसके लिए पारगम्य होती है? जल के लिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, ग्लूकोज के लिए। तो ये होता है आपका डिसेंडिंग लूप जल के लिए, असेंडिंग लूप NaCl के लिए और डिसेंडिंग लूप होता है जल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़े प्रतिदिन लगभग कितनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शरीर से बाहर निकालते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 50 ml प्रति मिनट, 100 ml प्रति मिनट, 200 ml प्रति मिनट, 500 ml प्रति मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 200 ml प्रति मिनट, यानी कि 200 ml एक मिनट में जो है वो 200 ml हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, 200 ml प्रति मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, स्तनधारियों में अमोनिया से यूरिया का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? बताइए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि स्तनधारियों में अमोनिया से यूरिया का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? ये एक चक्र चलता है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल वो कहाँ चलता है? हमारे यकृत में चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है? अमोनिया से यूरिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, वृक्क के केंद्रीय भाग की ओर स्थित खांच नोच को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, मेडुला, हाइलम और पेल्विस। बताइए, यानी कि ऐसी जो ये संरचनाएं हैं इस खांच को क्या बोलते हैं? इस खांच को हाइलम बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? हाइलम। ऑप्शन नंबर सी, हाइलम। क्या कहते हैं इसको? हाइलम। चलिए इसका जवाब दीजिए तो आप लोग। वृक्क की भीतरी मेडुला का अधिकतम प्रासरण सांद्रण ऑस्मोलैरिटी कितना होता है? कितना होता है अधिकतम ऑस्मोलैरिटी? तो इसका आंसर क्या देगा? आंसर नंबर डी, 1200 ऑस्मो मिलीलीटर। क्या जगह? ऑप्शन नंबर डी, 1200 ऑस्मो मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए तो। एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH नेफ्रॉन के किस भाग पर कार्य करता है? बताइए तो।
किस भाग पर कार्य करता है? ये करता है डीसीटी और संग्राहक नली पर। किस पर कार्य करता है? डीसीटी और संग्राहक नली पर, यानी कि वहाँ पे पुनर्अवशोषण जल का जो है वो बढ़ा देता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डीसीटी और संग्राहक नली। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? बॉमेन संपुट में रक्त लाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? बॉमेन संपुट में रक्त लाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, हेपेटिक शिरा, पल्मोनरी शिरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिवाही धमनिका। ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिवाही धमनिका। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव वृक्क में बॉटनी के स्तंभ यानी कॉलम ऑफ बॉटनी क्या है? मेडुला का कॉर्टेक्स में विस्तार, कॉर्टेक्स का मेडुला पिरामिडों के बीच विस्तार, वृक्क नलिकाओं का समूह, रक्तवाहिनियों का जाल। इसका आंसर क्या होगा? यानी कि हमारा जो ये वृक्क है, ये वृक्क है, और वृक्क में जो ये पिरामिड है, पिरामिड के बीच जो संरचना दिखती है उसको कहते हैं कॉलम ऑफ बॉटनी। ये कहाँ होता है? कॉर्टेक्स का मेडुला पिरामिड के बीच का विस्तार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, गुच्छीय शोध यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी में क्या होता है? हम लोगों को पता है क्या होता है? वृक्क के ग्लोमेरुलस में सूजन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? वृक्क के ग्लोमेरुलस में सूजन हो जाएगा, और सूजन हो जाने के कारण वो जो है उसे हम उस संरचना को, उस अवस्था को बोलते हैं गुच्छीय शोध यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 41, मानव वृक्क का आकार कैसा होता है? बताओ तो, मानव वृक्क का आकार कैसा होता है? मानव वृक्क का आकार सीम के बीज की तरह होता है, यानी कि सेम के बीज के समान होता है मानव वृक्क का आकार। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल में सबसे अधिक विषैला कौन है? तो सबसे अधिक विषैला है हमारा कौन? बताओ। अमोनिया, उससे कम यूरिया और उससे भी कम यूरिक अम्ल। तो सबसे विषैला क्या हो जाएगा? अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क की बाहरी परत को क्या कहते हैं? वृक्क की बाहरी परत को कॉर्टेक्स बोला जाता है। वृक्क के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। और वृक्क के भीतरी परत को मेडुला। वृक्क के भीतरी परत को क्या कहते हैं? मेडुला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन जंतुओं को क्या कहते हैं जो यूरिया को उत्सर्जन करता है? उसे कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल, उसे क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल। क्वेश्चन नंबर 46, त्वचा की सीबेसियस ग्रंथि किसका स्राव करती है? ये स्राव करता है सीबम का, यानी इससे क्या निकलता है? सीबम निकलता है। सीबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है? सीबम निकलते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना मूत्र विसर्जित करता है? बताइए कितना यूरिन बाहर निकलता है एक दिन में? लगभग 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर जो है यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। अगला प्रश्न है, हेमोडायलिसिस मशीन में रक्त को जमने से रोकने के लिए कौन सा थक्कारोधी एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है? वो क्या है हमारा? हिपेरिन है, यानी हिपेरिन को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? हिपेरिन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिपेरिन। हिपेरिन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका यानी जेजी सेल रेनिन का स्राव कब करती है? बताओ रेनिन का स्राव कब करती है? जब रक्तचाप जो है या फिर जीएफआर रेट कम जाता है। जब जीएफआर रेट कम जाएगा तब क्या होगा? जेजी सेल क्या रिलीज करेगा? रेनिन को रिलीज करेगा ताकि वो उसको बढ़ा सके। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लास्ट में सभी कमेंट करके बताएगा कि किसका कितना आंसर सही आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी और सरीसृप यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? बताइए किस रूप में करते हैं? गाढ़े पेस्ट या
छर्रे यानी पैलेट के रूप में करते हैं, मतलब छोटी सी मात्रा जो है बाहर की ओर निकालते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है, बताइए कितना होता है, 6 होता है, तो यानी कि 6 दिया हुआ है, यह हल्का जो है अम्लीय होता है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित करता है, 25 से 30 ग्राम यूरिया को उत्सर्जित करता है। चलिए हमारा जो है क्वेश्चन का सिलसिला जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग अंत में कमेंट करके बताइए कि किसको 52 में से कितना नंबर आया है। धन्यवाद। जय हिंद।